नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पर्वत पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती, सीएम धामी ने किया मूर्ति पर माल्यार्पण। कहा, स्वर्गीय बहुगुणा ने किया पहाड़ के विकास के लिए काम। उत्तराखंड बोर्ड में इस बार लड़कियों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में 92% रहा परीक्षा परिणाम, तो इंटरमीडिएट में 85% रहा परिणाम। लैंसडाउन का नाम बदलने का विधायक दिलीप रावत ने किया विरोध। रक्षा मंत्रालय और केंद्र को लिखा पत्र, जनभावनाओं का दिया हवाला। उत्तराखंड में 26 से 28 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर सीएम धामी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा ने भारत सरकार में अनेक पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता की और उसके विकास के लिए काम किया। आज उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम प्रयास करते हैं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जी, मैं आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। कौन थे वो नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मढ़ान लगाई थी, जिनका उत्तराखंड के विकास में अहम योगदान था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने कैसे पहाड़ी राज्य को पहचान दिलाई? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे नेताओं की भरमार रही जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपना जीवन खपा दिया। इन नेताओं में एक नाम है पहाड़ का सरदार पटेल, हिमालय पुत्र, उत्तराखंड के गांधी। पहाड़ से लगाव ऐसा कि केंद्र में ही पर्वतीय विकास मंत्रालय बना दिया। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसके नाम की उत्तराखंड के कई छात्रों के पास डिग्री है, जिसने पहाड़ों पर नींव रखी, शिक्षा की। देश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा। आज ही के दिन 1919 में हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म पौड़ी गढ़वाल के बुगाणी गांव में हुआ। पिता रेवती नंदन बहुगुणा पेशे से पटवारी, साधारण सा परिवार, सादगी और नैतिक मूल्य पर चलना सिद्धांत। पिता चाहते थे बेटा अधिकारी बने, लेकिन नियति ने हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए कुछ और ही तय किया था।
अंग्रेजी शासन के बीच हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनमें देश प्रेम भी उतना गहरा होता जा रहा था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी में हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। विश्वविद्यालय में रहते हुए वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। स्वतंत्रता संग्राम को लेकर उनके जुनून के किस्से भी मशहूर थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें 1942 से 1946 तक जेल में रहना पड़ा। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। इस आंदोलन के बाद वो कांग्रेस के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1942 में जब हेमवती नंदन बहुगुणा ने भारत छोड़ो आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन में हिस्सा लिया तो उनकी विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मेल खाती थी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को उन्होंने राष्ट्र की नींव माना। आजादी के बाद वो कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1973 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1975 में दूसरी बार और तीसरी बार का कार्यकाल उनका अधूरा रहा। 1977 में इमरजेंसी के वक्त उनका टकराव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुआ। उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर जगजीवन राम के साथ मिलकर नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का विलय जनता पार्टी में हो गया और हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए और ग्रामीण और कृषि विकास के लिए, किसानों की आय में सुधार के लिए ऋण और MSP जैसी योजनाएं शुरू की। केंद्र सरकार में संचार राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षा में सुधार किया, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय, उच्च शिक्षा के विकास पर जोर दिया, महिलाओं के लिए रोजगार की राह निकाली, पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाए। 1980 के दशक में अपनी खुद की पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी। जीवन के आखिरी सालों में लोकदल में शामिल हुए और अध्यक्ष चुने गए। हेमवती नंदन बहुगुणा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच के टकराव के किस्से भी खूब मशहूर हैं। 1982 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस दौरान पूरे देश का केंद्र गढ़वाल लोकसभा सीट बन गई। इंदिरा गांधी ने गढ़वाल सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। चर्चा ये हुई कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने उस दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जागर लगवाया। तो कुछ ऐसे थे पहाड़ पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा। रुड़की के भगवानपुर की रहने वाली अतिका हुसैन ने बोर्ड एग्जाम में 94% हासिल किए हैं। अतिका की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। सुबह से घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी अतिका की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। केदारनाथ में गुजरात के यात्री की मौत मामले में हमने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल पूछा था। उम्मीद थी कि मंत्री जी अव्यवस्था के सवाल पर जवाब देंगे, लेकिन बजाय इसके उन्होंने हमारे उठाए गए सवाल वाला वीडियो ही डिलीट करवा दिया। मंत्री सुबोध उनियाल जी, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। ये क्या सुबोध उनियाल जी, आप कब से सवालों से घबराने लगे? हमने तो सिर्फ सवाल ही पूछा था। मंत्री जी, आपने तो वीडियो ही डिलीट करवा दिया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी उनियाल जी। मंत्री सुबोध उनियाल जी, आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग ने किया है इसकी कतई भी हमें उम्मीद नहीं थी। बीते दिन पहले हमने केदारनाथ में अव्यवस्था और गुजरात के यात्री की मौत मामले में एक रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि मामला आपके कानों तक पहुंचे और अव्यवस्था को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन मंत्री जी, आपने तो हमारी रिपोर्ट वाली वीडियो ही डिलीट करवा दी। आप उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनियाल जी, और चारधाम यात्रा में यदि किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी और समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो सवाल आपसे और आपके विभाग से ही पूछा जाएगा मंत्री जी। लेकिन लगता है कि हमारा सवाल ना तो आपके विभाग को पसंद आया और ना ही आपको, तभी तो आपने हमारा वीडियो ही डिलीट करवा दिया। उनियाल जी, आप उन नेताओं में गिने जाते हैं जो मुखर होकर बोलते हैं। आप बेबाकी से हर मुद्दे पर जवाब देते हैं, बिना घबराए हर सवाल का सामना करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको हमारे सवालों से भागना पड़ा? हमने सिर्फ सवाल ही तो पूछा था उनियाल जी। अब पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो और क्या करेंगे?
सवाल पूछना हमारा अधिकार है और सवालों का जवाब देना आपका, लेकिन जवाब देने से बेहतर आपको वीडियो डिलीट करवाना लगा। हैरानी होती है ये देखकर कि कल तक आप मुखर वक्ता की तरह हर जवाब दिया करते थे, लेकिन हमने एक सवाल क्या पूछ लिया, आप तो घबराने लगे मंत्री जी। आपको बताना होगा उनियाल जी कि क्या लोकतंत्र में अब सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे? सत्ता पक्ष को अगर सवाल पसंद नहीं आएगा तो क्या यूं ही वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा? कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी उनियाल जी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान सामने आ रही अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का पहले से ही चारधाम यात्रा पर कोई ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का जायजा लेने के नाम पर मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी बाय रोड जाकर इतिश्री की। हमें पहले से इस बात का अंदेशा था, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं था चारधाम यात्रा की तैयारियों पर। मुख्यमंत्री सिर्फ शोबाजी में विश्वास करते हैं, और क्यों न करें। जब देश के प्रधानमंत्री शोबाजी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब शोबाजी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्यों न शोबाजी करें। तो ये स्वाभाविक है कि वो शोबाजी में विश्वास करते हैं। और ऐसे में चारधाम यात्रा, मुझे पहले से अंदेशा था कि बहुत दिक्कतें वहाँ होंगी। मुख्यमंत्री का यात्रा का जायज़ा लेने के नाम पर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक का बाय रोड जाना, ये दर्शाता है कि वो अपने फ़र्ज़ की सिर्फ इतिश्री कर रहे हैं। अगर उन्हें वाकई जायज़ा लेना था तो उन्हें कठिन पैसेज में जाना चाहिए था, जो हमने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। पिछले साल आपदा में जो नुकसान हुआ था, मूलभूत सुविधाओं का, सड़क का और तमाम सुविधाओं का जो आपदा में नष्ट हुए थे ये सुविधाएँ, उनका पुनर्निर्माण अब तक नहीं हो पाया। उन जगहों पे जाना चाहिए था। गदरपुर में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड बंगाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर अन्य पार्टियों के नेताओं और विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और भाजपा की बात जहां तक है, पूरे देश भर में जो इनका शासन प्रणाली चल रहा है, इससे पूरी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को अटैक किया जा रहा है और लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। और इनका जो शासन प्रणाली है, इसमें क्या हो रहा है, विपक्ष को खत्म करना है और अपने आप को सत्ता में बनाए रखना है। तो जिस देश में विपक्ष ही नहीं रहेगा, विपक्ष का कोई समस्या नहीं रहेगी, अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार, वो भी सुरक्षित नहीं है इनके शासनकाल में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की यहाँ पे हत्या की जा रही है। गदरपुर विधानसभा सीट से दिनेशपुर निवासी हरिदास मंडल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब तक कई बार अलग अलग पार्टियों के विधायक चुने गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। और हरिदास मंडल ने भरोसा दिलाया कि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वो गदरपुर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने की दिशा में काम करेंगे। सारे क्षेत्र के बुजुर्ग, महिलाएं, मातृशक्तियां, इस बार इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हम भी अपने सभी युवा भाइयों के साथ इस चुनावी रणनीति में उतर रहे हैं। और आप सभी से यही मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप सभी इस बार एक नए चेहरे को, आपके क्षेत्र के ही, आपके घर का ही एक छोटा भाई, आपका बेटा, उसको आप लोग मौका दीजिए, और जिससे कि मैं आप सभी का आवाज़ आगे उठा सकूं और हमारे क्षेत्र को किस प्रकार से और आगे विकास किया जाए हर क्षेत्र में, उस पर हम काम कर सकें। देहरादून के आईटी पार्क स्थित एटीएस कॉलोनी के निवासियों ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिल्डर पुनीत अग्रवाल पिछले कई सालों से कॉलोनी निवासियों के साथ अभद्रता और मारपीट करते रहे हैं। इसे लेकर कई बार पुलिस में भी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी पुनीत अग्रवाल का रवैया नहीं बदला। पुनीत अग्रवाल जी यहाँ पे एक आतंक का माहौल उन्होंने बना के रखा है। अभी 13 अप्रैल को जो है डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं अनुज शर्मा, उनकी पत्नी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, दोनों लोगों को बुरी तरीके से मारा। अनुज शर्मा जी का कान का पर्दा फट गया, उनकी पत्नी को जो है हाथ पकड़ के अंदर घसीट रहे थे, उनके कपड़े फट गए, उनके संग बड़ी बदसलूकी की। उन्होंने एक आतंक का माहौल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पहले दिसंबर में मेरे ऊपर हमला किया था, उसके पहले दिवाली में बच्चे पटाखा छुड़ा रहे थे तो उन पर पिस्टल बोल्ट करके दौड़ाए थे। 2023 में भी ऐसे ही उन्होंने किया था, बच्चों पर पिस्टल तानी थी पटाखा छुड़ाने में। ये 13 अप्रैल का मामला है, जब 10:30 बजे मुझे मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि ये इसने पुनीत अग्रवाल की कोई ज़मीन है हमारे घर के पीछे, वहाँ से उसने बदतमीजी करी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लंच पे आके देखता हूँ। तो जब मैं लंच में आया, मैं बात करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उसके बाद मारपीट की। तो बातचीत तो हुई नहीं, सीधा मारपीट पे ही आ गए वो।
आपने शिकायत की इस मामले पुलिस में? मैं FIR दर्ज करा चुका हूँ, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पर्वत पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती, सीएम धामी ने किया मूर्ति पर माल्यार्पण, कहा स्वर्गीय बहुगुणा ने किया पहाड़ के विकास के लिए काम। उत्तराखंड बोर्ड में इस बार लड़कियों ने मारी बाजी, हाई स्कूल में 92% रहा परीक्षा परिणाम, तो इंटरमीडिएट में 85% रहा परिणाम। लैंसडाउन का नाम बदलने का विधायक दिलीप रावत ने किया विरोध, रक्षा मंत्रालय और केंद्र को लिखा पत्र, जनभावनाओं का दिया हवाला। उत्तराखंड में 26 से 28 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना।